वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 25 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये जीके और जीएस दोनों का इसमें आपको मिश्रण मिलेगा, यानी कि दोनों के इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर के रूप में, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर को आप रिविजन करते रहिएगा। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस वंश ने गोलकुंडा से शासन किया था? तो बताइए, जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था तो कौन सा ऐसा शासन था जिसने गोलकुंडा से जो है शासन किया था? तो किसने किया था? तो ये किया गया था कुतुबुशाही वंश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुशाही वंश जो था उसके द्वारा मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद गोलकुंडा से शासन किया गया था। याद रखिएगा, कहां से? गोलकुंडा से। अब कुछ पॉइंट्स को समझिए। देखिए, कुतुबुशाही वंश की बात करें तो 1518 से लेकर 1667 जो है इसमें इसकी ये जो है ये वंश चला। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1518 में हुई थी। कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा में ही की गई थी। कहां पर की गई थी? गोलकुंडा में ही की गई थी। देखिए, कुली कुतुब शाह जो था, ठीक है, कुली कुतुब शाह था, वो एक तुर्की अधिकारी था। क्या था? एक तुर्की अधिकारी था। और ये बहामिन वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय तथा उसके उत्तराधिकारी महमूद शाह के राज्यकाल में बहामिन राज्य के पूर्व भाग का हकीम था। क्या था? हकीम था कुली कुतुब शाह। ठीक है, निर्बल शासकों के कारण 1687 में इसने जो है मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे बाद में जो है कुतुब शाह वंश को अंत किया था। तो ये भी याद रखिएगा, अंत 1600 जो 168 में 7 में जो हुआ था वो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कुतुब शाह वंश ने जो है गोलकुंडा में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए, सूर्य में जो है सबसे ज्यादा पर्याप्त तत्व कौन सा है जो कि सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोजन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? अब बात 100% की करेंगे। देखिए, 100% में से जो है हाइड्रोजन या तो 74 या फिर 75, ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन आता है एग्जाम में। तो या तो 74 या 75 पाया जाता है। बाकी का जो होता है वो हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। ठीक है, अगर 74 जो 75 जो पाया जाता है, ज्यादातर जो होता है 75% पाया जाता है। ठीक है, और हीलियम जो है वो 25% हीलियम इसके अंदर पाया जाता है। अब कुछ पॉइंट समझिए। देखिए, सूर्य जो है सूर्य जो है एक गर्म गोला है। ठीक है, क्या है? एक गर्म गोला है। इसके गर्म गोला होने के कारण यही है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा तो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा इसमें लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से भी इसका निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा। ठीक है, इतने सारे भी हैं क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम ये एक समय का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी एग्जाम में ये आते हैं, लेकिन अब थोड़ा एडवांस चलता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा और क्या क्या पाया जाता है सूरज के अंदर? तो आप इसको भी बोल सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, और जो है तत्व जो है इससे भी तत्वों से भी और जो है और जो सूर्य है उसका निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के बाह्यत्म परत को क्या कहा जाता है? तो बताइए, वायुमंडल का जो बाह्यत्म परत है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एग्जोस्फेयर। क्या कहा जाता है? एग्जोस्फेयर जो है, जो वायुमंडल का बाहर का यानी कि ऊपरी परत जो होता है जो, उसको क्या कहा जाता है? एग्जोस्फेयर कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इमेज के थ्रू समझिए। देखिए, मंडल की बात करें यानी कि अपने सबसे पहले वायुमंडल की बात करते हैं। देखिए, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है वो 78% है। कितना है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21% इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। अग्रिन जो गैस होती है ना, अग्रिन गैस, ठीक है, वो 0.93% पाई जाती है। ये याद रखिएगा, कितनी? 0.93% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0 कितना? 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वायुमंडल की बात कि कौन कौन सी जो है गैस है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है। अब समझिए, देखिए, जो पृथ्वी होती है उसका जो मंडल होते हैं, ठीक है, वायुमंडल जो होता है वो पांच, जो उसमें 5 मंडल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। एक होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो अभी मैंने एग्जोस्फेयर आपको समझाया वो इसको बाह्य मंडल बोलते हैं। अब ध्यान से हर मंडल को समझिएगा।
देखिए कौन कितना ऊंचा है, सबसे पहले आप ये समझिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की सबसे पहले बात करते हैं। ये 0 से लेकर 8 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि पृथ्वी से जो है, पृथ्वी से ये 0 से लेकर हम ये कह सकते हैं 8 या 8 से 18 भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें समताप मंडल की। समताप मंडल जो देखिए ये जो है ना, ये 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, कितना, 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है ये होता है। ठीक है, अब जो ये क्षोभ मंडल है, इसमें जितनी भी मौसम की संबंधित सारी घटनाएं, यानी कि बादल गरजना, तारे चमकना, क्या कहते हैं, बिजली चमकना, माफ कीजिएगा, बिजली चमकना, बारिश होना, वो सारी कहाँ होती है, वो इस क्षोभ मंडल के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल मैंने अभी आपको बताया 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ये होता है। ठीक है, करीबन 15 से 35 किलोमीटर में पाए जाने के कारण ये जो पाया जाता है, और इसमें इसी में जो इतने ये ऊंचे पाया जाता है ना, इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है, देखिए ओजोन परत जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि जो परिवैग्निक किरणें होती हैं उसको ये छन्नी की तरह काम करती है। एक एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो परिवैग्निक किरणें जो पृथ्वी में पड़ने की कोशिश करती हैं, उसमें ये एक छन्नी की तरह काम करती है। ये पृथ्वी तक उस वैग्निक किरणों को नहीं पड़ने देती है। अगर वो सीधे परिवैग्निक किरणें अगर वो पड़ेंगी तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ओजोन परत, ओजोन लेयर क्या करती है, उसी परिवैग्निक किरणों को जो है रोक देती है अपने वहीं पर, उसको मतलब समताप मंडल में ही उसको जो है वो थम जाती है। ठीक है, इसीलिए जो है पृथ्वी में इतना गर्म उत्पन्न, जो गर्म है वो इतना नहीं होता है। अगर परिवैग्निक किरणें अगर सीधे पड़ने लग जाएं तो पृथ्वी एक गर्म गोला में दोबारा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो संताप मंडल है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और ये ओजोन पर, ओजोन लेयर इसमें पाई जाती है और परिवैग्निक किरणों को सोख लेता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा, आयन मंडल या आयन मंडल या सॉरी मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल क्या होता है, मध्य मंडल के बारे में समझिए। देखिए ये जो है 50 से 55 किलोमीटर, 80 मीटर तक ये होता है। ठीक है, 50 से कहां तक पाया जाता है, ये 50 से 55 किलोमीटर में ये जो है, पृथ्वी से 50 से 55 किलोमीटर में ये पाया जाता है, और करीबन 80 किलोमीटर तक ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आयन मंडल या इसको ताप मंडल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, आयन मंडल भी बोला जाता है और ताप मंडल भी इसको बोला जाता है। तो ये 80 से 660 किलोमीटर तक में पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी से बात कर रहा हूँ, पृथ्वी से ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल या एग्जोस्फेयर इंग्लिश में बोला जाता है, तो याद रखें। तो वायुमंडल जो होता है ये 640 किलोमीटर से भी ऊपर में पाया जाता है। कहाँ पे, 640 किलोमीटर से भी ऊपर में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, देखिए क्षोभ मंडल में मैंने अभी आपको बताया ना, क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना हो गया, ठीक है, बारिश, ये सारी कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। अब जो हमारा प्लेन होता है, जो प्लेन होता है वो इसी मंडल तक उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी मंडल तक उड़ते हैं। इसलिए जब ये मंडल नहीं दिखाई देता, यानी कि जब बादल हो जाते हैं तो ये जो मंडल होता है वो छुप जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आती है समताप मंडल। समताप मंडल तक जो होता है, जो हमारे तारे होते हैं, तारे हो गए, या जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी जो है इसी, यहीं तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, यानी कि तारे बनना या अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं वो भी यहीं तक ही होते हैं। इसके बाद जो आता है वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो होता है, यहाँ पर मध्यमंडल में क्या होता है, यहाँ पर जो है जितने तारे होते हैं वो इस मंडल में देखे जाते हैं। ठीक है, और वहीं ताप मंडल में जो है हमारे जो सैटेलाइट्स होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो इस ताप मंडल के अंदर होती हैं, है ना। और सैटेलाइट हो गया, रॉकेट हो गया, और जो वेव्स, जो हमें वेव्स सुनाई देती है ना, बहुत सारी वेव्स जो होती है वो भी इसी में, यहीं पर ही ताप मंडल में होती है। ठीक है, और उसके बाद वायुमंडल होता है, सबसे ऊपरी परत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा, इसमें आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आप वो क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने समझाया आपको। देखिए गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो बताइए गारो और खासी पहाड़ियां जो है किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी का जो है भाग है। तो आंसर हिमालय पर्वत, याद रखिएगा। ये गारो और जो खासी पहाड़ियां होती है ये किसका भाग होती है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदू के पत्ते का प्रयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है, तो बताइए जो तेंदू का पत्ता होता है, तेंदू का पत्ता, इसका प्रयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, काफी एग्जामों में आया ये क्वेश्चन। तो बताइए किसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है। जी हाँ, तेंदू के पत्ते का जो प्रयोग होता है, जो तेंदू के पत्ते होते हैं ना, उसका प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इमेज में देखिए आप, ये हैं तेंदू के पत्ते, और इन्हीं का जो प्रयोग होता है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है।
अब इनका प्रयोग तो बीड़ी बनाने में किया जाता है, लेकिन इसकी जो लकड़ी होती है ना वो चिकनी होती है तथा काले रंग की होती है। क्या होता है, इसकी जो लकड़ियां होती हैं वो चिकनी होती है और काले रंग की होती है, इस इमेज में आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, कि उसका जो प्रयोग होता है ना वो फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है बीड़ी का उत्पादन इससे। साथ में इसकी जो लकड़ी होती है वो काले रंग की होती है, तो उसका जो प्रयोग होता है वो फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर बताइए इसका क्या होता है। तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था वो किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सैमुअल कोल्ट के द्वारा जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। इमेज में देखिए ये है सैमुअल कोल्ट और इन्होंने ये रिवॉल्वर यानी कि गन का जो है आविष्कार किया था। और कब किया था? याद रखिएगा, इन्होंने जो किया था वो किया था 1853 में। ठीक है, 1853 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए वहां पे इमेज पहले आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप इमेज देख के तो आप समझ गए होंगे कौन है। राजा गोपालाचार्य। ठीक है, कौन है? राजा गोपालाचार्य जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देखिए ये है सी राजा गोपालाचार्य, आप समझ गए। अब देखिए, अब बात गवर्नर जनरल और वायसराय की करें तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनकर निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनकर निकलते हैं। और इसी इसी क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन और समझेंगे। समझिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और कब तक थे? 1857 तक। 1857 तक, क्योंकि जब तक जो है क्या नहीं हुआ था, 1857 का जब तक विद्रोह नहीं हुआ था तब तक वो थे। उसके बाद विद्रोह होने के बाद जो है वो कंपनी के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, तो समझ गए आप, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया और किस पद को लाया गया? वायसराय पद को लाया गया। तो उस समय अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटेबन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटेबटन जो थे वो थे। ठीक है, और भाई भारत की स्वतंत्रता के बाद भी लॉर्ड माउंटेबन जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर बिगड़ जाता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचार्य सही आंसर बनेगा। अगर आपसे ये ना पूछे, ठीक है, भारतीय हटा दे और पूछे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बोलेंगे लॉर्ड माउंटेबन। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था कौन सी है? तो बताइए देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये थी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, ये देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था बनी थी। ठीक है, अब इसका जो विचार है यानी कि जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद था, ये 6 अगस्त 1952 को इसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? ध्यान से समझिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को, क्लियर है, 1952 को जो है इसका गठन किया गया था। और ये जो है एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी इसको बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, एक कार्यकारी निकाय बनी और यह देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। और यहाँ पर क्या होता है? प्रधानमंत्री परिषद का, इस परिषद का अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन यहीं पर है कि यवन प्रिय जो ये शब्द का जो यूज हुआ है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन संस्कृति ग्रंथ में बताइए। तो ये बहुत, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रयोग किया जाता है वो काली मिर्च के लिए किया जाता है। किसके लिए? काली मिर्च के लिए। देखिए जो यवन यानी कि ये जो यवन जो गिरकी हुआ करते थे ना उस समय गिरकी, उन्हें काली मिर्च बहुत ही अति प्रिय थी। वो अपनी हर चीज यानी कि हर जो भोजन होता था उसमें हर चीज में वो खाने काली मिर्च का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने जो है इसका जो नाम है वो अपने यवन यानी कि यवन बोला जाता था, और उन्हें गिरकी के नाम से, वैसे तो गिरकी थे लेकिन यवन के नाम से उनको जाना जाता था। तो उन्होंने जो है ये काली मिर्च को ना यवन प्रिया शब्द से ये पुकारने लगे। ठीक है, तो काली मिर्च यवन प्रिया, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है काफी बार आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो मिस्र में जो आबू सिम्बेल का मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो इथोपिया में किसको ये समर्पित? तो ये जो समर्पित है वो समर्पित है सूर्य भगवान को। देखिए वहां पे और भी मंदिर है लेकिन ये 5वीं शताब्दी में करीबन वहां पे बनाया गया था और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही भव्य मंदिर है। तो बहुत ही
एंड बहुत ही भव्य मंदिर है, काफी इसमें जो कलाकारी है तो बहुत ज्यादा ये प्रचलित में था। तो बहुत सारे हैं वहां पर, ऐसे नहीं है सूर्य मंदिर वहां पे बहुत सारे बनाए गए, लेकिन 5वीं सदी में जब इसको बनाया गया तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। तो मिस्र में जो आबू सिम्बेल का मंदिर है वो सूर्य भगवान को समर्पित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सुल्तान में इल्तुतमिशा ने किस प्रथा को चलाया था? तो इल्तुतमिशा ने किस प्रथा को चलाया था बताइए सल्तनत कालीन में? तो ये किसको चलाया गया था? ये चलाया गया था इक्तादारी व्यवस्था को। किसको? इक्तादारी व्यवस्था जो है, सॉरी प्रथा जो है, इसको चलाया गया था। ठीक है, ये इसको इसके जो किस लिए चलाया गया था और क्या था ये, तो ध्यान से समझिएगा। जो ये है ना, इसके अंतर्गत देखिए सैनिक राज्य अधिकारों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिशा ने किस प्रथा को चलाया। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंपटीशन बहुत लेवल का है। ठीक है, तो पूछा यही जाता है, बताइए कि सैनिकों को राज्य के अधिकार को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा किसने चलाई थी? तो किसने चलाई गई थी? इल्तुतमिशा को। या उसको किस नाम से बुलाया जाता था? जो प्रथा चलाई गई थी किस नाम से? तो इक्तादारी प्रथा के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि बुलाया जाता था। तो याद रखिएगा। ठीक है, इल्तुतमिशा कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और बाद में दिल्ली सल्तनत का जो है राजा बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थी प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए सत्यार्थी प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दयानंद सरस्वती जी जो हैं, ये सत्यार्थी प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, बहुत ही प्यारी पुस्तक है, अगर आपको कभी समय मिले तो इस पुस्तक को खरीद के पढ़िएगा जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए तारों तथा ऊर्जा की सूर्य का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय जलयन जो है ये तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो है स्रोत है। ठीक है, काफी हल्का होता है तो इसलिए तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिशन जो है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने करी थी? तो बताइए भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, पहले तो आप जो आंकड़े हैं यानी कि संख्या है उसको जरूर आप रिवीजन करते रहिए, 1916 में किसने करी थी? बताइए किसने करी थी? तो ये जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है ये की गई थी 1916 में। ठीक है, और ये जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। क्या था? राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा बीरबल की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है महेश दास जी को। ठीक है, तो महेश दास जी जो है आंसर आंसर है इसका, महेश दास जी जो है राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना ये भारत के किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है भारत के? तो ये जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, दाभोल विद्युत परियोजना। अब इसके बारे में ध्यान से समझिए, ये देखिए, ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ 1993 में जो है बिजली खरीद समझौते पर एक हस्ताक्षर करने के बाद, यानी कि महाराष्ट्र ने क्या करा, राज्य विद्युत बोर्ड के साथ 1993 में बिजली खरीद समझौते पर एक हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अमेरिकी कंपनी थी एनरॉन, क्या थी? एनरॉन ने, एनरॉन और उसकी सहयोगी कंपनी दाभोल पावर कॉर्पोरेशन 1996 में $3 अरब की लागत से महाराष्ट्र में बिजली परियोजना स्थापित किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1996 में जो है ये $3 अरब के साथ ये स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो बताइए मानव शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है सीसा। सीसा जो होता है ये मानव शरीर में कौन ये तत्व है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी चमोली कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फूलों की घाटी चमोली ये कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है उत्तराखंड के अंदर। तो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो है फूलों की घाटी जो है चमोली यानी कि फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, बहुत ही आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदरता और बहुत ही ज्यादा है क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो बताइए सातवां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है सातवां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, और भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल याद रखिएगा। और कब हुआ था? कब हुआ था ये 1900 कब हुआ था?
1856 में, ठीक है, 1856 में हुआ था ना। 1956 में करीबन हुआ होगा, ठीक है। डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो बताइए किस देश से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो ये जो प्रभावित है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, ठीक है। किससे प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से ये प्रभावित है, ठीक है। और इसके अंदर जो है यानी कि संविधान संशोधन जो है 368 के आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइए सातवें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था वो होता 25 सितंबर 2013 को हुआ था, और न्यायमूर्ति उस समय ए के सिंह माथुर की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय के पीएम थे कौन? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह, यानी कि 2013 मनमोहन सिंह जी थे, उनके द्वारा सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आंसर जर्मनी जो है वो आंसर है इसका। जर्मनी के संविधान से जो है संविधान में आपातकालीन उपबंध के जो है संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए उपबंध यानी कि आपातकालीन कितने तरीके से और कौन कौन से आर्टिकल में लगाई जाती है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आर्टिकल जो ये सबसे पहले समझिए 18वें भाग में जो है दिया गया है कि देश के अंदर जो है आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। अब तीन तरीके की होती है। पहला आर्टिकल है 352। कौन सा? 352। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकालीन लगाई जाती है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया जाता है। उसके बाद आता है 356। 356 में जो है राज्यों में आपातकालीन लगाने की प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। 356 में जो है राज्य में आपातकालीन लगाने का प्रावधान है। वही 360 में वित्तीय आपातकालीन, कितना? 360 में जो है वित्तीय आपातकालीन लगाने का प्रावधान दिया हुआ है। तो याद रखिएगा 18वें भाग के अंदर है 352, 356, 360। देखिए याद करना कैसे, 352 के बाद सीधे 4 छोड़िए 356, 356 के बाद फिर 4 छोड़ेंगे, चौथा जो नंबर आएगा वो 360 जो है वो आर्टिकल है जिसमें आपातकालीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए WWW का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम क्या है इसका? तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म है। शरीर में अमोनी अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमोनी अम्ल जो होता है वो शरीर के अंदर कितने मात्रा में होता है? तो वो उसकी जो संख्या होती है वो 20 होती है, ठीक है। याद रखिएगा शरीर में अमोनी अम्ल 20 होता है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए थे? तो बताइए चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल था वो किसने चलवाए थे? तो वो चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो थे उनके द्वारा ये चलाया गया था। तो इल्तुतमिश जो है बिल्कुल राइट आंसर। और इक्तदारी व्यवस्था जो थी वो भी इन्हों के द्वारा चलाई गई थी। अभी ये क्वेश्चन हमने समझा। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जरूर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और 25 महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो भी आपको इसी जो है क्वेश्चन की वीडियो जो है इसी चैनल पर मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली मेंबर, ग्रुप, फ्रेंड्स में, जो भी आप सोशल मीडिया करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर करंट अफेयर्स की वीडियो ना देखी हो आज की तो उसको भी प्लीज वॉच कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।